नमस्कार, स्वागत है आपका कक्षा 10वीं राजस्थान बोर्ड के 5वें अध्याय के इस तीसरे भाग में। हम पढ़ रहे थे लोकतंत्र। प्रथम दो वीडियो में हमने लोकतंत्र संबंधी विभिन्न विचारों, विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा है। इस पाठ के इस अंतिम भाग में हम लोकतंत्र की कुछ विशेषताओं और उसकी आलोचना के संदर्भ में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं लोकतंत्र की विशेषताओं से। लोकतंत्र के प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है कि लोकतंत्र जो है वह जनता का शासन है। हमने लोकतंत्र की प्रसिद्ध परिभाषा में भी इस बात को पढ़ा। लोकतंत्र जनता का शासन है, यह इसकी एक विशेषता है। जनता का शासन जब हम कहते हैं तो संपूर्ण जनता, संपूर्ण जन समूह का शासन है लोकतंत्र, न कि जनता के भीतर किसी एक विशेष धर्म, पंथ, संप्रदाय, भाषा, नस्ल, संस्कृति, किसी पर्टिकुलर एक वर्ग से संबंधित शासन न होकर संपूर्ण जन समूह अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का शासन है लोकतंत्र। तो यह लोकतंत्र की एक प्रमुख विशेषता है। लोकतंत्र की दूसरी प्रमुख विशेषता है कि यह जनता द्वारा निर्मित शासन है। लोकतंत्र में जनता जो है वह अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने नेताओं को चुनती है और ऐसे जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सरकार का निर्माण करते हैं। लोकतंत्र की तीसरी विशेषता है कि यह जनता के प्रति उत्तरदायी शासन है। जनता के प्रति उत्तरदायी अर्थात लोकतंत्र में ऐसी सरकार होती है जो जनता की इच्छा के अनुसार काम करती है। इसका मतलब यह है कि अगर सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनती है या जनमत का सम्मान नहीं करती या सार्वजनिक हित, सभी के हित के लिए कार्य नहीं करती, तो ऐसी सरकार को जनता बदल सकती है। लोकतंत्र की चौथी बड़ी विशेषता है, इसे हमें बहुत ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। लोकतंत्र में शासन एक साधन है, साध्य नहीं। इस बात को प्रश्न के रूप में भी हमारे सामने पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में शासन एक साधन है, साध्य नहीं। इस बात को स्पष्ट कीजिए। तो इसे स्पष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ये साधन और साध्य के बीच का अंतर समझना पड़ेगा। साधन क्या होता है और साध्य क्या होता है? तो भैया बहनों, साध्य अर्थात वह लक्ष्य है जिसे हमें प्राप्त करना है, और साधन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किए गए, उपयोग किए गए उपकरणों को हम साधन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमें अजमेर से पुष्कर जाना है, तो पुष्कर पहुंचना हमारे लिए साध्य है, और पुष्कर पहुंचने के लिए हम जिस भी उपकरण का उपयोग करेंगे, हम बस के माध्यम से जा सकते हैं, हम कार के माध्यम से जा सकते हैं, हम मोटरसाइकिल के माध्यम से जा सकते हैं। तो जिस माध्यम का उपयोग हमने पुष्कर पहुँचने के लिए किया, वह माध्यम, वह उपकरण हमारा साधन है। और साध्य क्या है? यहाँ पुष्कर पहुँचना हमारे लिए साध्य है। इसी प्रकार लोकतंत्र में कुछ लोकतांत्रिक साध्य हैं। उन लोकतांत्रिक साध्यों की पूर्ति के लिए जो सरकार बनाई जाती है, जो शासन है, वह उन लोकतांत्रिक साध्यों की पूर्ति के साधन हैं। सरकार एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग लोकतांत्रिक साध्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यहाँ सरकार बना लेना, सत्ता में आ जाना, शासन प्राप्त कर लेना, यह अंतिम साध्य नहीं है, यह लक्ष्य नहीं है, यह तो साधन है। सरकार तो साधन है। सरकार किस चीज़ का साधन है? तो दो लोकतांत्रिक साध्य बताए गए हैं। पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा। सरकार क्या काम करेगी? तो सरकार एक साधन के रूप में काम करेगी, जिसको साध्य के रूप में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके गौरव की रक्षा करनी है। व्यक्ति की स्वतंत्रता बनी रहे, इसके लिए सरकार प्रयत्न करेगी। और दूसरा है सार्वजनिक हित में वृद्धि। सभी का हित हो, कुछ चुनिंदा 1, 2, 3 लोगों का, एक विशेष वर्ग समूह का हित ना होकर संपूर्ण जनता का हित हो, सार्वजनिक हित में वृद्धि होती रहे। ये दो लोकतांत्रिक साध्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए सरकार का निर्माण किया जाता है। तो इस विशेषता को हमको बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए।
कि लोकतंत्र में जो शासन है, शासन अर्थात जो सरकार है, वह अपने आप में साध्य नहीं है। सरकार बना लेना ही लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, लोकतंत्र का उद्देश्य नहीं है, बल्कि लोकतंत्र का उद्देश्य क्या है? तो सरकार एक साधन के रूप में लोकतांत्रिक लक्ष्यों की पूर्ति का साधन बने। तो यह हमारी एक प्रमुख विशेषता है लोकतंत्र की। लोकतंत्र की अंतिम विशेषता के रूप में लोकतंत्र एक विकासशील शासन रहा है। विकासशील शासन से अभिप्राय, लोकतंत्र में जो भी कमियां जनता के समक्ष शासन पद्धति में सामने आती है, उन कमियों को हटाते हुए या नए सुझावों को जोड़ते हुए लोकतंत्र और जन कल्याणकारी कैसे बने, लोकतंत्र की ये जो शासन पद्धति है, इसकी विकास यात्रा में लगातार जो चीज़ें जन कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है, ऐसी चीज़ें जुड़ती चली गई हैं। और लोकतंत्र रूपी शासन प्रणाली के विकास का परिणाम यह हुआ कि पहले प्रारंभिक काल में जब लोकतंत्र केवल और केवल व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता तथा संवैधानिक शासन पर ही बल देता था, जबकि आज अगर हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो वर्तमान में लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता, संवैधानिक शासन के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता व न्याय के सिद्धांतों को भी स्वीकारने लगा है। अब केवल कानून बन गया, कानून के अनुसार शासन चल गया, इतनी ही बात लोकतंत्र नहीं करता। लोकतंत्र आर्थिक क्षेत्र में सभी समान रहे, अमीर गरीब का अंतर ज़्यादा ना बढ़े, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव, जातिगत भेदभाव, धार्मिक भेदभाव या किसी भी प्रकार की छुआछूत जैसा समाज में कोई स्थान ना हो, सभी को सामाजिक न्याय की प्राप्ति हो, इसके लिए भी लोकतंत्र इन सिद्धांतों को भी स्वीकार करने लगा है। और ये सब लोकतंत्र के इस विकासशील स्वरूप के कारण से हुआ है, जो क्रमशः नई नई जन कल्याणकारी सिद्धांतों को अपने अंदर अंगीकार करता रहा है। और इस कारण से लोकतंत्र के विकास ने इसके मूल्यात्मक स्तर में लगातार वृद्धि की है। मूल्यात्मक स्तर अर्थात लोकतंत्र रूपी शासन पद्धति की गुणवत्ता लगातार बढ़ती गई, क्योंकि इसने जन कल्याण के सिद्धांतों को लगातार लोकतंत्र में स्वीकार किया जाता रहा है। अब हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण। जब कभी भी हम किसी सिद्धांत की आलोचना करते हैं, आलोचना करने का अर्थ है उसके गुण और दोषों दोनों की चर्चा की जाती है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुणों में सबसे पहला गुण लोकतंत्र का यह है कि लोकतंत्र में सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। सार्वजनिक हित में वृद्धि अर्थात जनता के हित में लगातार वृद्धि होती है। और उसका कारण यह है कि लोकतंत्र में चुनाव होते हैं और चुनाव में जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के लिए ही काम करते हैं, और चुनाव जीतने के लिए जो जनप्रतिनिधि है वे सार्वजनिक हित में शासन करते हैं, जनता के हित में नीतियां बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जनप्रतिनिधियों को बार बार चुनाव लड़ना होता है और अगला चुनाव वे तभी जीत सकते हैं जबकि वे जनता के हित में काम करें। और इसलिए ये लोकतंत्र का गुण है कि इसमें सार्वजनिक हित में लगातार वृद्धि होती रहती है। दूसरा, कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन से अर्थ है कि क्योंकि ये जनता की इच्छा के अनुसार शासन चलता है, इसलिए शासन की नीतियों में जनता की इच्छा होती है, और इसलिए ऐसी नीतियां जब शासन बनाता है तो उसको लागू करने में भी जनता का सहयोग मिलता है। और इस प्रकार काम करने की गति लोकतंत्र में अच्छी बनी रहती है। लोकतंत्र का एक गुण है कि ये सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। सार्वजनिक शिक्षा का साधन है। लोकतंत्र में जनता प्रत्येक समस्या पर अपनी राय प्रकट करती है। लोकतंत्र में चुनावों के समय जनता समस्याओं पर की तरफ ध्यानाकर्षण करती है अपने नेताओं का। वहीं सामान्य नागरिक जो है अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहता है, और जनता में एक स्वभाव बनता है कि बड़े हितों की रक्षा के लिए अपने छोटे हितों को छोड़ना
ऐसा स्वभाव जनता का बनता है और ये सब चीज़ें नागरिकता की शिक्षा प्रदान करते हैं, एक अच्छा नागरिक बनाने में सहयोग करते हैं। अगली विशेषता है नैतिक शिक्षा का साधन है। लोकतंत्र में सहयोग, सहिष्णुता, उदारता, सहानुभूति, इस प्रकार के जो गुण हैं वह सहज लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सम्मिलित होते होते जनता के भीतर आते हैं, जिनसे नैतिक शिक्षा समाज की बढ़ती रहती है। अगला गुण है लोकतंत्र का देशभक्ति की शिक्षा। लोकतंत्र में राज्य को किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं माना जाता, कोई राजा नहीं है, अपितु जनता स्वयं क्योंकि इस शासन को बनाती है, इसलिए जनता की ही संपत्ति है लोकतंत्र में संपूर्ण शासन। इससे जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम और अपनत्व की भावना का विकास होता है और लोकतंत्र में देशभक्ति की भावना को यह बढ़ाता है, क्योंकि अपना मानकर जनता आचरण करती है, प्रत्येक कार्य को अपना मानकर जनता सहयोग करती है। इस प्रकार देशभक्ति की शिक्षा लोकतंत्र देता है। क्रांति से सुरक्षा, यह भी लोकतंत्र का एक प्रमुख गुण है, क्योंकि क्रांतियां वहीं हुई जहां शासक वर्ग राजा बना और वह निरंकुश हो गया। जनता की इच्छा की अवहेलना जहां होती है वहीं क्रांतियां होती है। इसके विपरीत लोकतंत्र में क्योंकि जनता स्वयं अपनी इच्छा से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और साथ ही साथ पसंद ना आने पर ऐसे जनप्रतिनिधियों को अगले चुनाव में बदल सकती है, इस कारण से क्रांतियों की संभावना लोकतंत्र में कम हो जाती है, क्रांतियों से सुरक्षा बनी रहती है। अगला जो गुण है लोकतंत्र का वह है समानता और स्वतंत्रता पर आधारित शासन। लोकतंत्र व्यक्ति की समता व स्वतंत्रता की धारणा को स्वीकार करता है और इसीलिए लोकतंत्र में व्यक्तियों में जाति, धर्म, भाषा, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होता। सभी के लिए एक समान कानूनों की व्यवस्था की जाती है, एक समान कानूनों का पालन किया जाता है। अगला लोकतंत्र का विशिष्ट गुण है स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। लोकतंत्र में सरकार के जो 3 गुण होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका, तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को ये जो न्यायपालिका है वह निरंकुश होने से बचाती है, अर्थात न्यायपालिका कार्यपालिका और व्यवस्थापिका पर नियंत्रण रखती है। ऐसी न्यायपालिका व्यक्ति को शासन की अनुचित नीतियों का विरोध करने का साहस देती है, साथ ही शासन से उसकी संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करवाती है। लोकतंत्र का अगला गुण है कि लोकतंत्र में कला, साहित्य, विज्ञान और संस्कृति के विकास में लोकतंत्र सहायक होता है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र में सभी को स्वतंत्रता प्राप्त होती है और इस स्वतंत्रता के कारण से व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से अपने क्षेत्रों का चुनाव करता है और उसमें सर्वश्रेष्ठ करने का प्रयत्न करता है। इस कारण से समाज जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में विकास की संभावना बढ़ जाती है। वहीं लोकतंत्र के अतिरिक्त जो दूसरी शासन पद्धतियां हैं, जो डिक्टेटरशिप, तानाशाही या अधिनायकवाद है या राजतंत्र है, वहाँ राजा या अधिनायक की इच्छा के अनुसार कलाकारों को, वैज्ञानिकों को काम करना होता है, जिससे उसकी सीमाएं तय हो जाती हैं और उसके विकास में दूसरी शासन पद्धतियां बाधक बनती है। जबकि लोकतंत्र में सभी को अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता होती है, इसलिए इन सभी क्षेत्रों के विकास की संभावना भी अधिक रहती है। अगला जो गुण है लोकतंत्र का वह है संविधानवाद में आस्था। लोकतंत्र में संविधान में आस्था ये एक प्रमुख गुण है। लोकतंत्र में व्यक्ति के स्वेच्छाचारी शासन के स्थान पर विधि के शासन में विश्वास व्यक्ति करता है और ऐसी विधि को स्वीकार करता है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकारता है। कुल मिलाकर लोकतंत्र निरंकुश शासन की जगह सीमित शासन में विश्वास रखता है, शक्ति के विकेंद्रीकरण को स्वीकार करता है। संविधान के अनुसार सभी में शक्तियों का बराबर वितरण किया जाता है और संविधान
के द्वारा तय की गई जो नीति है, जो कानून है, उसका सभी लोग पालन करते हैं। यह एक सामाजिक अनुशासन की भी स्थापना करता है। लोकतंत्र का अगला गुण है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। लोकतंत्र व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम पैदा करता है। जन सहमति पर आधारित यह एक शासन पद्धति है और इसलिए जब कभी भी राष्ट्र पर कोई संकट खड़ा होता है तो संपूर्ण जनता एकजुट होकर उस संकट के विरुद्ध खड़ी हो जाती है और शासन की शक्ति बनती है। लोकतंत्र का अगला गुण है कि यह विश्व शांति का समर्थक है। दुनिया का इतिहास बताता है कि दुनिया में लोकतंत्र के अतिरिक्त जो शासन व्यवस्थाएं रही हैं, जिसमें राजतंत्र, कुलीन तंत्र या अधिनायक तंत्र, इन सब शासन प्रणालियों ने समय समय पर विश्व की शांति के लिए खतरा उत्पन्न किया है, क्योंकि इन सब शासन पद्धतियों में सैनिकवाद, कठोर विदेश नीति, स्वयं की सीमाओं का विस्तार करना, विस्तारवाद, इन सब पर विश्वास किया जाता है और अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाकर अपनी सीमाओं का विस्तार करना, ये लोकतंत्र के अतिरिक्त सभी शासन व्यवस्थाओं में देखने को मिलता है। लेकिन लोकतंत्र विश्व शांति व सहयोग में आस्था रखता है। यह विस्तारवाद की जगह विश्वास को बढ़ाने में अपनी आस्था रखता है। इस कारण से लोकतंत्र में राष्ट्रों के बीच विवादों को पारस्परिक वार्ता या समझौते के द्वारा या अंतर्राष्ट्रीय कानून के द्वारा सुलझाया जाता है। इससे विश्व की शांति बनी रहती है। तो ये थे लोकतंत्र के गुण। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लोकतंत्र का आलोचनात्मक परीक्षण, इसलिए अब हम लोकतंत्र के गुणों के साथ उसके दोषों पर भी दृष्टिपात करेंगे, उसके दोषों को भी जानेंगे। कुछ विचारक जहाँ लोकतंत्र के पक्ष में उसके गुण बताते हैं, वहीं कुछ विचारक लोकतंत्र के आलोचना करते हुए उसके दोषों का वर्णन करते हैं। लोकतंत्र की आलोचना करने वाले प्रमुख विचारकों में जो प्रमुख दोष लोकतंत्र में दिखाई देते हैं, उनमें से पहला है कि लोकतंत्र की व्यक्ति संबंधी धारणा भ्रमपूर्ण है। हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र व्यक्ति को बुद्धि और विवेक से संपन्न मानता है और इसीलिए लोकतंत्र में व्यक्ति को अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन लोकतंत्र की आलोचना करने वाले जो विचारक हैं, वह यह कहते हैं कि लोकतंत्र की व्यक्ति के संदर्भ में यह धारणा कि व्यक्ति बुद्धि और विवेक से संपन्न होते हैं और उसे मताधिकार देना चाहिए, यह भ्रमपूर्ण है, ये डाउटफुल है। क्योंकि ये दोष बताने वाले लोग, आलोचकों का यह मानना है कि व्यक्ति मूलतः एक अबौद्धिक प्राणी है। सभी लोग बुद्धि और विवेक से संपन्न नहीं होते और इसलिए वे अच्छा निर्णय कर पाने में सक्षम नहीं होते और इसीलिए लोकतंत्र में जब व्यक्तियों को मताधिकार दे दिया जाता है तो फिर लोकतंत्र की जगह भीड़तंत्र का निर्माण हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों में अपने मताधिकार का उपयोग करने का विवेक और बुद्धि नहीं होती। लोकतंत्र का दूसरा दोष है बुद्धिजीवी वर्ग की उदासीनता। आलोचकों का मानना है कि लोकतंत्र में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जिसमें ज्ञान है, जो विद्वान वर्ग है, वह उदासीन बना रहता है। वो किसी लोकतांत्रिक कार्यों में, उन प्रक्रियाओं में बहुत अधिक पार्टिसिपेट नहीं करता, रुचि से भाग नहीं लेता और इसके कारण से गुणों की अपेक्षा संख्या को अधिक महत्व दिया जाने लगता है। इस कारण से समाज में बुद्धिजीवी वर्ग इस व्यवस्था में बहुत अधिक भाग नहीं ले पाते और ये जो पूरा तंत्र है लोकतंत्र, वह भीड़ तंत्र के रूप में बदलने लगता है। तीसरा दोष आलोचक बताते हैं शैक्षणिक महत्व का दावा भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र के बारे में यह दावा पूरी तरह से भ्रमपूर्ण है कि यह व्यक्ति को नागरिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा या राष्ट्र प्रेम की शिक्षा देता है। आलोचकों का मानना है कि वास्तविक स्थिति इससे बिल्कुल भिन्न है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल प्रत्येक राष्ट्रीय समस्या पर अपने स्वार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं और क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के लिए अपना स्वार्थ ही सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है,
इस कारण से राजनीतिक पार्टियां अपने हित को ही राष्ट्रीय हित बताकर उसका प्रचार करते हैं और पूरी ताकत और शक्ति ऐसे राजनीतिक जो दल हैं वे एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में ही अपनी शक्ति को व्यर्थ करते हैं। इस कारण से यहाँ कोई शैक्षणिक महत्व का दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीतिक दल जो है वे केवल और केवल अपने हित के लिए ही सभी प्रकार के दावे करते हैं। लोकतंत्र की आलोचना करने वाले विचारक चौथा दोष लोकतंत्र में बताते हैं कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रता और समानता का दावा भी भ्रमपूर्ण है। लोकतंत्र व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान करता है, किंतु यह व्यक्तियों को आर्थिक स्वतंत्रता व समानता प्रदान नहीं करता। आर्थिक स्वतंत्रता व समानता के अभाव में व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता व समानता भी अर्थहीन हो जाती है और इसीलिए लोकतंत्र में चुनावों में जो पैसे से संपन्न, धन से संपन्न लोग हैं वे खड़े होते हैं और वे अपने धन की शक्ति का उपयोग करते हुए चुन लिए जाते हैं। और ऐसी स्थिति में समाज के अंदर स्वतंत्रता और समानता राजनीतिक दृष्टि से तो दिखती है, लेकिन वास्तव में आर्थिक और सामाजिक दृष्टि में इस प्रकार की समानता का अभाव दिखता है। धनबल और बाहुबल के आधार पर चुनाव जीत लिए जाते हैं। लोकतंत्र का अगला दोष बताते हुए आलोचक कहते हैं कि लोकतंत्र में राजनीतिक दलों का दुष्प्रभाव रहता है। लोकतंत्र के संचालन के लिए राजनीतिक दल आवश्यक माने जाते हैं, किंतु राजनीतिक दल की जो प्रणाली है उसमें कई दोष होते हैं और राजनीतिक दलों के जो दोष हैं वह लोकतंत्र के विकास में भी बाधक बनते हैं। ऐसे राजनीतिक दल जनता के उत्थान के लिए विभिन्न सामाजिक और आर्थिक नीतियों का प्रचार तो करते हैं, किंतु व्यवहार में सभी राजनीतिक दल राष्ट्रभक्ति की जगह दल भक्ति को अधिक महत्व देते हैं, पार्टीबाजी में उलझ जाते हैं। इसका एक दुष्प्रभाव लोकतंत्र में देखने को मिलता है। लोकतंत्र का दोष बताते हुए अगला दोष बताते हैं विचारक अनुत्तरदायी शासन प्रणाली। सिद्धांत रूप में लोकतंत्र को जनता के प्रति उत्तरदायी शासन बताया जाता है, किंतु व्यवहार रूप में लोकतंत्र अनुत्तरदायी दिखाई पड़ता है। लोकतंत्र शासन में असफलताओं की जिम्मेदारी कोई भी पक्ष अपने ऊपर नहीं लेता। कोई सफलता मिल गई, कुछ अच्छाई हो गई तो उसका श्रेय सभी दल लेने के लिए और आगे आते हैं, लेकिन अगर जो असफलता हुई है उस असफलता को कोई दल अपने ऊपर नहीं लेता, वह विरोधी दल के ऊपर डालने का प्रयत्न करते हैं और इसलिए कोई उत्तरदायी शासन लोकतंत्र में निर्मित नहीं हो पाता। ऐसा यह दोष आलोचक बताते हैं। अगली आलोचना करते हुए लोकतंत्र के आलोचक कहते हैं कि ये सार्वजनिक धन व समय का अपव्यय है। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में सरकारों का चयन चुनावों के माध्यम से होता है और प्रत्येक स्तर के चुनावों में अरबों खरबों रुपया वह उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करवाने में खर्च होता है। यह जो पैसा होता है ये जनता का ही पैसा होता है और बार बार होने वाले इस प्रकार के चुनावों में ये जो खर्च होते हैं यह राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करते हैं। सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय इसमें होता है। लोकतंत्र की यह प्रक्रिया समय और धन की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीली होती है। जो गरीब देश होते हैं उसमें तो लोकतंत्र एक और तो धन की दृष्टि से बहुत खर्चीली प्रणाली है, दूसरी तरफ इसमें विकास की गति भी बहुत धीमी हो जाती है। अगला इसका लोकतंत्र का दोष बताते हुए आलोचक कहते हैं कि उदासीन मतदाता होता है। लोकतंत्र में जो मतदाता हैं वह बहुत उदासीन होते हैं, ज़्यादा रुचि नहीं लेते और इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत अधिक प्रयत्नों के बावजूद भी मतदान का जो प्रतिशत है 50 से 60% के बीच में ही मतदाता उसमें भाग लेते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि लोकतंत्र के दोषों के कारण स्वयं जनता ही शासन प्रणाली में और भाग नहीं लेती। इसके अलावा जब सभी मतदाता मतदान नहीं करते तो प्राय कम योग्य और अवसरवादी जो लोग होते हैं वही प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं। 50 से 60% जब वोटिंग होती है तो इसका अर्थ यह है कि 40% लोगों ने तो वोट दिया ही नहीं।
और जो जिन लोगों ने वोट दिया उन्होंने किस प्रकार के लोगों को चुना है, यह भी एक विचारणीय प्रश्न हो जाता है। और इसलिए उदासीन मतदाताओं की दिलचस्पी नहीं रहना भी इसमें एक दोष के रूप में बताया गया है। लोकतंत्र का अगला दोष बताते हुए आलोचक कहते हैं कि संकट काल की दृष्टि से कमज़ोर शासन। जब अचानक कोई युद्ध या अन्य प्रकार का संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तो लोकतंत्र बहुत कमज़ोर सिद्ध होता है, क्योंकि इसमें सत्ता विकेंद्रित होती है, अलग अलग लोगों के हाथों में सत्ता होती है। और ऐसी स्थिति में बहुत लोग जब निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं, बहुत स्तर पर जब निर्णय होते हैं, तो तुरंत निर्णय लेने में देरी हो जाती है और एक कमज़ोर शासन की पद्धति इसमें सिद्ध होती है। लोकतंत्र के दोषों में जो अंतिम दोष बताया गया है वह लोकतंत्र विश्व शांति का समर्थक नहीं है। जो साम्यवादी आलोचक हैं उनका यह मत है कि लोकतांत्रिक राज्य पूंजीवादी राज्य होते हैं। पूंजीवाद युद्ध और साम्राज्यवाद को जन्म देता है, अतः लोकतांत्रिक राज्यों को विश्व शांति का समर्थक नहीं माना जा सकता। अगर हम इसके संदर्भ में जो आलोचक हैं वो यह तर्क भी देते हैं कि ब्रिटेन, फ्रांस आदि यूरोप के लोकतांत्रिक राज्यों ने युद्ध एवं साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया था। जो आज लोकतांत्रिक देश अपने आप को बताते हैं, ब्रिटेन, फ्रांस ऐसे देशों ने युद्ध और साम्राज्यवाद की नीति को अपनाया। यद्यपि वर्तमान में यूरोप के समृद्ध लोकतांत्रिक राज्य युद्ध एवं राजनीतिक साम्राज्यवाद के विरोधी दिखाई पड़ते हैं, किंतु उनकी नीतियाँ एक नए प्रकार के आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दे रही है, जिसे हम नव उपनिवेशवाद कह सकते हैं। और इस कारण से हम लोकतंत्र में विश्व शांति का लोकतंत्र को समर्थक नहीं मान सकते। कुल मिलाकर के लोकतंत्र के आलोचनात्मक परीक्षण को जब हम देखते हैं तो लोकतंत्र के गुण और लोकतंत्र के दोषों को बताने वाले विचारकों की संख्या बराबर हम कह सकते हैं, लेकिन विश्व के अनुभव के आधार पर अगर हम बात करें तो जितनी भी दुनिया में शासन व्यवस्थाएं पहले प्रचलित रही हैं या आज प्रचलित हैं, उन सब के अनुभव के आधार पर यह बात स्पष्ट होती है कि लोकतंत्र में ही एक अच्छा जन कल्याणकारी राज्य की स्थापना संभव है।